नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरू भल्ला और जैसा कि आपको विदित है कि हमारी जो पहाड़ की मजबूत महिलाओं पर जो हमारी सीरीज है और उसी सीरीज को आज हमने फिर जारी रखते हुए आज हमारे साथ हैं गुंजन बिष्ट अरोड़ा जी। जैसा कि मिला है जीवन किसी के काम आने के लिए, समय बीत गया कागज के टुकड़े कमाने के लिए, जियो और जीने दो, ये हमारी मैम की ही कहावत है। तो ऐसे ही है, कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान सबकी ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसी भी ज़रूरतें हैं जो इंसान को एक अपना मुकाम देती है, वो है शिक्षा। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ गुंजन बिष्ट अरोड़ा जी जुड़ी हुई हैं और वो हम उन्हीं से पूछते हैं कि जो उन्होंने ये अपनी जो मुहिम छेड़ी हुई है, क्या कारण है और उनका क्या उद्देश्य है। जो मैम की अपनी एक संस्था भी है वीरांगना नाम से, जो खुद ही वो संचालित करती हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार मैम, समाचार सच में आपका स्वागत है। हाँ जी, तो मैम पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, आपकी शिक्षा दीक्षा और आप जॉब भी करते हैं तो उसके बारे में। मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो पिथौरागढ़ से हुई है और मेरी जन्मस्थली भी पिथौरागढ़ है। और मेरी शिक्षा बीए मैंने पिथौरागढ़ से किया और फिर एमए हल्द्वानी से किया, एमए हिस्ट्री और एजुकेशन से, प्लस एमएसडब्ल्यू और स्टेनोग्राफी किया मेरी लोहाघाट से। और अब मैं सहकारिता जिला सहकारी बैंक नैनीताल की शाखा भीमताल में पोस्टेड हूँ वर्तमान समय में। और बस सेवा ऐसी होती है कि हर किसी का मन करता है सेवा करने का, लेकिन मेरा तो स्टार्टिंग से ही कहते हैं ना कि बच्चे सारे लोग डायरी लिखा करते थे। एक समय था कि हम अपनी हॉबीज़ लिखते थे डायरी में। उस हॉबीज़ में ऑप्शन आता था कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो, क्या आपके उद्देश्य हैं, पढ़ लिख के क्या करना चाहते हो। तो मैं लिख दिया करती थी समाज सेवा। तो समाज सेवा हालांकि आसान नहीं है, बहुत टफ है। इसके लिए जब बाद में वास्तव में धरातल समाज सेवा करने लगी तो पता चला कि त्याग और तपस्या से ही समाज सेवा होती है। तो उसी समाज सेवा के चलते हुए जो मेरे मन में मेरा एक सपना था, मेरा जो उद्देश्य था जीवन जीने का, जो मेरा उद्देश्य था वो मेरा आज पूरा हो रहा है। और उसके लिए मैं पूरी तरह से आज 7-8 साल मैंने अपने जीवन के समर्पित किए हैं और आगे को भी मन है कि हमेशा करती रहूँ। अब मेरा मन इन चीज़ों में, किसी का मन होता है कहीं घूमने में, फिरने में या फिर शॉपिंग करने में, लेकिन मेरा मन हमेशा होता है किसी ऐसे इंसान को खुशी देना जो कभी खुशी नहीं हासिल कर पाता। तो ऐसे लोगों के लिए काम करना, ऐसे तबके के लिए काम करना जो समाज जिनको हमेशा एक विलक्षण नज़र से देखता है और समाज जिनको तुच्छ नज़र से देखता है, हमेशा ऐसे लोग के लिए काम करना, उनको जीवन देना, उनके चेहरे पे मुस्कान लाना, ये मेरा उद्देश्य भी है। और वास्तव में अच्छा भी लगता है ये सब देख, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे मन को संतुष्टि देती हैं। इसीलिए मेरा मन होता है इन सब चीज़ों के लिए काम करना। तो मैम इसमें आपके मदर फादर का भी सहयोग रहा? हाँ, एक्चुअली मेरी पिता तो 2.5 साल की उम्र में ही ख़त्म हो गए थे। मैं बहुत छोटी थी, मुझे ज़्यादा कुछ याद भी नहीं है। और मेरे भाई बहन भी नहीं है, मैं इकलौती बेटी थी अपनी माँ की। और मेरी मम्मी जो थी, जब हम गांव में रहते थे 2.5 साल के पापा के जाने के बाद, मेरी मम्मी जो थी गांव के लोगों के घरों में काम करती थी, घास काट के लाना या फिर उनके खेतों में काम करना। तो वहीं से जो खाना वगैरह बच जाता था तो वो चीज़ वो मेरे लिए लेके आती थी, धोती के गांठ में बांध की, साड़ी के गांठ में बांध के लेके आती थी कि मेरी बच्ची भूखी है तो मैं उसके लिए खाना लेके जाऊँ, या जो भी उनका मन स्वभाव होता था। तो वही संघर्ष मैंने जीवन में अपने देखा है। और मम्मी मुझे बताती है, बहुत सारी चीज़ें मुझे याद भी हैं कि मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ किस तरीके सुबह से शाम तक लोगों के खेतों में काम करती है और शाम के एक वक्त की रोटी की व्यवस्था हमारे लिए हो पाती थी। तो और दूसरा, मैंने 1 से लेकर कक्षा 3 तक बिना चप्पल भी नहीं होते थे मेरे पैरों में और फटी हुई फ्रॉक होती थी। मतलब बहुत गरीबी थी घर में, ऐसा कुछ राशन पानी भी नहीं होता था, या फिर बहुत सारी घर में व्यवस्थाएं कहते ना कि ओढ़ने के लिए रजाई गद्दे, वो भी नहीं हो पाती थी। तो बहुत सारा संघर्ष मैंने जीवन में दिखा और ये संघर्ष मेरा हर समय मेरे साथ चलता है और हमेशा मैं याद करती हूँ। मतलब 24 घंटे में 5 मिनट का समय ऐसा होता है जब अपना बीता हुआ समय याद करती हूँ। तो इसलिए मुझे जब ऐसे तबके के या मेरी कंडीशन के कोई अगर लोग मुझे नज़र आते हैं तो मुझे लगता है कि जब मेरी कंडीशन ऐसा थी तो मेरे लिए कोई गुंजन नहीं थी, लेकिन आज मैं गुंजन हूँ तो मैं इन बच्चों के लिए गुंजन बनी हूँ।
तो इसलिए मुझे लगता है कि इन बच्चों के साथ जो कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं माता पिता कहीं ना कहीं एक तकदीर इनकी कहूँ, या फिर इनका जो पुश्तैनी जो इनका आनुवंशिकी होता है वो चीज़ें कहूँ। और लेकिन तब से लेकर आज तक जो है अब मैं एक अच्छी पोजीशन पर हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक समय था कि 2000-3000 की नौकरी के लिए भी मैंने भी करी है, उससे जो भी पढ़ता मिलता था उसे मैं कभी अपने दोस्तों की फ़ीसें भर देती थी या फिर अपने आसपास बच्चों की फ़ीसें भर देती थी, अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदती थी। और कभी नए कपड़े बनते थे तो मेरी आदत थी कि मैं बच्चों को बहुत प्यार करती थी बचपन से। आस पड़ोस के बच्चों को अपने नए कपड़े जो भी उनको नहला धुला के उनको पहना देती थी। मतलब अपने बदन में अच्छे, हर कोई कहते कि नया कपड़ा तो मैं पहनूं, मैं उन बच्चों को पहना के देखती थी कि कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसा मेरा शुरू से ही मेरा स्वभाव रहा है और आज भी मेरा स्वभाव ऐसा ही है। तो ये चीज़ है, इसी स्वभाव को आपने आगे भी जारी रखा। बहुत अच्छा है मैम कि आपने देखिए अपना बचपन के ध्यान रखा और आज भी उसी को ध्यान रख के और बच्चों को भी उसी चीज। वो सही आपने कहा कि हमें तो कोई गुंजन नहीं मिली, लेकिन आज बच्चे ये ना सोचे हमारे साथ गुंजन है। हाँ जी। तो मैम ये जो वीरांगना का आपने एक अपनी समिति बनाई है आपकी जो रजिस्टर्ड होगी, हाँ जी, तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वीरांगना एक्चुअली 2013 में मैंने ये भिक्षावृत्ति वाले बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। तब मैंने देखा कि बच्चे जो हैं हल्द्वानी के अंदर बहुत अधिक तादाद में भिक्षावृत्ति वाले बच्चे होते थे, जो कभी भी किसी के भी पीछे बसों में देखो कटोरा लेके घूमते थे, ये सारी चीज़ें। क्योंकि पिथौरागढ़ से जगहों पर ये चीज़ें हमने नहीं देखी थी, क्योंकि वहाँ ऐसा माहौल नहीं है। हल्द्वानी में बहुत अधिक था। तो मैं ये सोचती थी कि जब सारी व्यवस्थाएं होती है, कहीं इनके माता पिता कूड़ा सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी बच्चे भिक्षावृत्ति क्यों मांगते हैं। तो मेरे अंदर से एक जहन में मेरे सवाल आया कि इनके लिए मैं कुछ सोचूं, कुछ करूं। तो उस वक्त मैं मेरी मैरिज हो गई थी, बेटा मेरा बहुत छोटा था और मेरा जो अंदर से जो मन था वो था मेरा PCS क्वालिफाई करने का। मैंने उसके लिए तैयारी भी करी, 2007 में निकाला भी मैंने प्री, और फिर 2008 में शादी हुई सब, तो 2012 में हमारा रिजल्ट आया था। तो फिर बच्चे होने के बाद फिर नहीं समझ मिल पाया, क्योंकि फैमिली को टाइम देना था तो नहीं कर पाई। लेकिन ये कि मन में आज भी रहता है कि कहीं ना कहीं मैं नहीं कर पाई, मेरे बच्चे कोई तो निकल के आए आगे। तो इन बच्चों के लिए मेरा मन था। और दूसरा ये था कि वीरांगना शुरुआत करने का रीज़न ये था कि 2017 में मुझे एक तीलू रोतली अवार्ड जो है निशंक जी के द्वारा ही दिया। उनकी पत्नी की याद में हर साल दिल्ली में दिया जाता है। तो उनके माध्यम से मुझे पहला पुरस्कार मिला था, तो वो था वीरांगना तीलू रोतेली पुरस्कार। तो उसकी उनकी जब जीवन लाइफ हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी, उसमें वीरांगना, मैं ये सोचती थी कि उनको वीरांगना क्यों कहा जाता है, क्यों उनके नाम से वीरांगना, उनके नाम के आगे वीरांगना लिखा गया। तो उनकी स्टोरी पढ़ी तो वो एक वीरांगना थी जो लड़ाई लड़ के अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने राज्य के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और मैं भी एक महिला हूँ, वो भी एक महिला थी, मैं भी एक महिला हूँ। मैं अब वो समय नहीं कि वो लड़ाई लड़ने वाला, लेकिन अब है सामाजिक बुराइयों से लड़ाई लड़ना। तो सामाजिक बुराइयाँ, बहुत सारी बुराइयाँ हैं। भिक्षावृत्ति में है, बाल भिक्षाम ऐसा बच्चों के लिए, बड़े भी भिक्षावृत्ति के क्षेत्र में या नशे के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद होता जा रहा है। ऐसी सामाजिक बुराई हमारे समाज में फैली हुई है। तो इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रयास मैंने शुरू किया था, और इस वजह से उन्हीं के नाम से मैंने वीरांगना इस संस्था का नाम रखा। और वास्तव में सारे लोग वीरांगनाएँ ही, महिलाएँ ही इस क्षेत्र में हैं, और वास्तव में एक बहुत बड़ा चुनौती भरा काम है। इस क्षेत्र में काम करना बहुत बड़ा चुनौती भरा है, तो इसलिए हम लोगों ने इसका नाम वीरांगना रखा। ये जो आपने बताया बाल भीख और शिक्षा, बाल भिक्षा, हाँ, तो लेकिन ये तो कानूनी रूप से बाल श्रम करना और भिक्षा मांगना भी एक कानूनी रूप से एक अपराध है, लेकिन ये शिक्षा, हाँ शिक्षा, बाल भीख, श्रम, नशा, हाँ, बाल भीख। अभी आपने देखा होगा बच्चों का जो जीवन है खुशियों से जीने के लिए उनका जीवन है, खेलने की उम्र है उनकी, खिलौनों से खेलने की उम्र है उनकी, सोचने की उम्र भी नहीं है, या घर की जिम्मेदारी उठाने का नहीं है, या बाजारों में भीख मांगना उनका अधिकार नहीं है।
जब हमारी सरकार ने बाल जो भीख है उसको एक अपराध की श्रेणी में ले आए हैं, या श्रम भी हमारी एक अपराध की श्रेणी में है, लेकिन उसके बाद भी इतनी अधिक मतलब ये मना होने के बावजूद भी एक कानून इनके लिए बन गया, उसके बावजूद भी बच्चे जो है एक अधिक से अधिक तादाद में क्यों इस तरीके से समाज में फैला ये भिक्षावृत्ति का कार्यभार है। उस ऊपर से माफियावादी बहुत है ये। हालांकि हमारे उत्तराखंड हल्द्वानी में ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर अगर आप देखा जाए तो बच्चों को किडनैप किया जाता है, उनकी किडनियाँ निकाली जाती हैं, बहुत सारे केसेस उनके साथ बच्चे चोरी करके लाए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि भिक्षावृत्ति कराने के लिए उनसे जो साधन मिलते हैं, तो माफियावादी अपना खर्चा चला दिया जो कुछ भी वो लोग करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस क्षेत्र में गए हुए, किसी की आंखें निकाल दी, किसी का कुछ, किसी के हाथ पैर तोड़ दिए। ये चीज़ें हम मूवी में भी अक्सर देखते हैं और धरातल पे कई केसेस ऐसे होते हैं, लेकिन हल्द्वानी में ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी भिक्षावृत्ति बहुत अधिक रूप से यहाँ पर था। तो मैंने देखा कि पुलिस वाले खड़े हैं सामने, लेकिन बच्चा भीख मांग रहा है, पुलिस वाला भी देख रहे हैं, हंस रहा है कि भाई ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और हमारे जो लोग हैं पुण्य कमाने की होड़ में 1 रुपये का सिक्का दे के आगे निकल जा रहे हैं कि मुझे जो है ईश्वर एक आशीर्वाद देगा या बच्चा मुझे आशीर्वाद देगा, मैं 1 रुपया दे के अपने लिए पुण्य कमा लूँ। मुझे लगता है कि वो पुण्य कमाना नहीं है, बच्चों के लिए उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करनी है। 1 सिक्का 1 रुपया पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है इस समय बच्चों का। वो आप लोगों ने भी अधिकतर देखा हो, समाज में सब लोगों को पता है कि भिक्षावृत्ति जो है समाज के लिए कलंक है। आने वाले समय में यही बच्चे भिक्षावृत्ति को बढ़ावा अगर इस तरह मिलता रहा तो यही हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक अभिशाप बिल्कुल होगा। और कहीं ना कहीं नुकसान हमारे समाज में भी देखो, नशे वाले बच्चे देखो, गली गली में नशे वाले बच्चे। और हमने जब वीरांगना स्टार्ट किया तो बाल भिक्षावृत्ति वाले बच्चों को हमने पहले 10 डेज ही 10 बच्चों को हमने पढ़ाया। तो राशन पानी इन चीज़ों की व्यवस्था भी हमने पहले तो मैंने घर से ही स्टार्ट की। और उसके बाद जब मैं ये काम करने लगी थी, शुरू से वर्क करती थी, 2013 से करते थे पहले बाल चौपाल के माध्यम से। तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी थी हल्द्वानी में जो सिर्फ फोटो वोटो खींच के उनका डिटेल भेज के गवर्नमेंट को उनको ये जताते थे कि हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको फंडिंग लेकर के वो जस के तस है, वो बच्चे जहाँ के तहाँ हैं, लेकिन वो संस्थाओं का विकास हो रहा है। तो ठीक है, उनके जो कर्मचारी उनका विकास हो रहा है, उन बच्चों का तो विकास नहीं हो रहा है। ये चीज़ें मैंने देखी तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप अपने फोटोग्राफ दे दो, या फिर अपने जो काम है वो आप हमसे जोड़ लो, या फिर आप हमको हमारी संस्था से जुड़ जाओ। उस वक्त मैं खाली थी, तब मैं कोऑपरेटिव के एक प्रोजेक्ट में काम करती थी। तो 2 साल के लिए मैंने गैप किया था। तो उसी बीच बहुत लोगों ने मुझे ऑफ़र मिला कि आप यहाँ कर लो, वहाँ कर लो। तो परिवार के लोगों ने कहा कि इतने लोगों को से जुड़ने से अच्छा है तुम अपना काम शुरू करो। मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती था कि आर्थिक कहाँ से इनके लिए इतना फंडिंग आएगा और कहाँ से इस काम को शुरू करूँगी, कहाँ से एक जगह की व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें मन में सवाल आई। तो जिस दिन हमने शुरुआत की थी उस दिन मेरे पास सिर्फ 7,000 रुपये की धनराशि थी। 7,000 रुपये में रूम भी रेंट पे लेना है उसमें हमने, और बच्चों के लिए स्टेशनरी लेनी है और भोजन भी। मतलब एक दिन का 1,500 रुपये का खर्चा उन बच्चों के ऊपर खर्च करना ही करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने अपने घर के राशन से शुरू किया कि घर में जो राशन मम्मी लोग है कब तक चलेगा से, तो घर के सारे राशन पानी जो है तुम बच्चों को दोगी तो फिर कैसे ऐसे काम चलेगा, आगे को कैसे करोगी। फिर मैंने लोगों से भी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, और हल्द्वानी के लोगों के वजह से मुझे बहुत मदद मिली है कि लोगों ने मुझे अपने जो राशन कार्ड से राशन लेते थे वो अपना न लेके मुझे दे जाते थे। कोई दाल, कोई चावल, कोई सब्जी, या पुराने कपड़े, जूते, जो कुछ भी मतलब उनके यूज़ का नहीं था वो हमें दे देते थे, हम बच्चों पे यूज़ कर लेते थे। धीरे एक समय ऐसा भी आया था कि कल के राशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और आज शाम को मुझे चिंता है कि मैं कल खाना कहाँ से व्यवस्था करूँगी, ना फंडिंग ना कुछ है। तो कहते हैं ना कि अगर आप एक अच्छा काम करना शुरू करते हो तो भगवान भी आपकी मदद करता है। और शाम को ही एक पत्रकार है गणेश जोशी जी, उनका फ़ोन आया कि मैडम आपके बच्चों के लिए कोई हेल्प करना चाहते हैं, वो स्टेशनरी देना चाहते हैं। तो मैंने बोला वेलकम है उनका। वो दूसरे दिन आई, वो स्टेशनरी देने क्या, वो मुझे पूरा 2 महीने का राशन दे के चले गए। मतलब मैं सोचती रह गई, और मैं महाराज नीम करौली जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और बहुत ज़्यादा मतलब शुरू से ही मेरे को उनके ऊपर 2000 सन से उनके ऊपर आस्था है मेरी।
और जब भी मेरे कोई काम नहीं बनती या दोराई में खड़ी होती हूँ तो हमेशा महाराज जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कहीं कभी रास्ता, तो शाम को भी महाराज जी मतलब आंखों में आंसू थे, कल के राशन की व्यवस्था कैसे होगी। तो सोचिए दूसरे दिन मुझे 2 महीने का राशन भी दे के गए और साल भर की स्टेशनरी भी मुझे दे के गए। जैसा कि मैम, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि अमीर अपने स्तर से पढ़ाता है, जो मध्यम वर्गीय है वो अपने स्तर, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी मतलब क्या कह सकते हैं टिपिकल जो चीज़ है गरीब बच्चे, और गरीब भी पढ़ाता है अपने स्तर से सरकारी स्कूलों में, लेकिन एक जो ये गली कूचे झोपड़पट्टी और क्या कह सकते हैं कंजड़ बस्तियाँ, ये सब इन बच्चों के लिए एक तो इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ने में, फिर इनको कुछ ऐसा माहौल भी नहीं मिल रहा है, तो इनको कैसे आपने जागरूक कराएंगे? तो एक्चुअली पहले तो इनकी बस्ती में गए हम लोग, बस्ती में जाके इनके माता पिता से मिले। इनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी थी वो पूरी भिक्षावृत्ति वाली गैंग थी, यानी कि इनके दादा परदादा सारे भिक्षावृत्ति से इन्होंने अपना जीवन चलाया है। तो बच्चों को भी उसी ढाल में डालने का इन लोगों ने संकल्प लिया था। उनको शिक्षा के प्रति ना इनको लगाव है, न इनके दादा परदादों या इनके दादा या मम्मी माँ बापों को भी नहीं कोई लगाव है। इनको एक ही चीज है कि दिन भर घूम के कमाना है और शाम को खाना है, यही 2 जीवन उनके थे। और ऊपर से जो था इनका शिक्षा के प्रति अगर थोड़ा सा भी इनका लगाव होता, कहीं ना कहीं वहाँ के बच्चे पढ़ रहे होते। और ऊपर से एक बच्चा वहाँ पढ़ा लिखा भी था, तो वो भी उनके लिए एक उदाहरण बन गया था कि इंटर पास करने के बाद भी इसको नौकरी नहीं मिली। उनको लगता है कि वो हाई स्कूल इंटर कर ले तो उसको कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं थी। वो इनके जहन में था इसको तो कुछ नहीं मिला तो हमारे बच्चों को क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, तो ये भी इनके लिए वो था। तो उसके बाद हम लोगों ने जब रास्ता अपनाया, इनके लिए बातचीत की, तो ये भी हमने एक संकल्प लिया था कि बच्चे अगर 12th कंप्लीट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन से हम उनको जोड़ेंगे और टेक्निकल क्षेत्र में जाके बच्चा कहीं ना कहीं 2 या 3 साल के अंदर कहीं तो सेट होगा। अब ये है जो बच्चे अब उम्र उन बच्चों के 12 साल 13 साल के बच्चे जो कि 7 और 8 में पढ़ने चाहिए, वो बच्चे हमारे 2 या 3 में पढ़ने को तैयार नहीं थे। वो कहते कि हम बड़े हो गए, हम छोटी सी क्लास में छोटे बच्चों के साथ कैसे बैठेंगे, तो हमारे लिए शर्म आ रही है हमें। तो उनको समझाया धीरे धीरे, कैसे न कैसे समझाया, लगातार स्कूल भेजा, उनके लिए ड्रेस की व्यवस्थाएं की। उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ था भोजन, एक वक्त का जो भोजन उनको भरपेट मिल रहा था। स्टार्टिंग हमने घर पे शुरू किया, फिर आपको मैंने बताया था कि जब तिब्बतियन मार्केट वाले आपके नैनीताल उन्होंने हमें राशन वगैरह, इसके बाद हमने थाल सेवा, किसी के माध्यम से हमारी थाल सेवा में बात हुई और पिछले 2 या 3 साल से हम लोग थाल सेवा से भोजन ले रहे हैं। तो दिन भर बच्चे कम से कम हमने टारगेट रखा कि हम 30 बच्चे दिन भर में पढ़ाई कलेक्ट करेंगे और पढ़ाएंगे। पहले हमने 10 से शुरू किया, 10 बच्चे आज 233 बच्चे ले आए। 10 बच्चे, उन 10 को लगा कि नहीं है ये स्कूल जा रहा है, इसको नया ड्रेस मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, इसको लालच से आते थे। हाँ, लालच आने लगा उन्हें। उनके माता पिता को धीरे धीरे ये था कि जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका था, तो कोरोना काल में बहुत बड़ी घटनाएं सभी के साथ हुए। कोरोना काल हर आदमी, एक आम आदमी, गरीब आदमी तो वैसे रोया है बेचारा, तो एक आम आदमी जो मिडिल क्लास है वो भी परेशान रहे। तो इन बच्चों के लाइफ में बहुत ज़्यादा उस समय संघर्ष था। तो जो कोरोना काल के टाइम पे स्कूल का जो राशन का पैसा था इनके खातों में आया, वो इन्होंने इस्तेमाल किया। उस वक्त तो इनको बहुत राहत मिली, तो इनको भरोसा हो गया। मैंने कहा सरकारी स्कूल से पैसा मिलता है, और पैसा जो मिलता था वो यही खर्च करते थे बच्चों के लिए। आपके लिए ड्रेस की व्यवस्थाएं मैं जन सहयोग के माध्यम से लेती हूँ, और आपके लिए जूते हैं, कभी थाल सेवा दे देते हैं, कभी कोई दे देता है, कभी कोई दे देता है। ऐसा नहीं कि हल्द्वानी में दान देने वाले बहुत सारे लोग हैं, दान देने वाले भी। ज़रूरत है उसको सही जगह उपयोग करने। हम बहुत अच्छी जगह, वो उन्हीं के सामने सारी चीज़ें। हमने कभी किसी से फंडिंग नहीं मांगी, आप हमें ये दो वो दो, हमने कभी रिक्वेस्ट नहीं करी किसी से। हम ये कहते हैं कि आपके जो काम का नहीं है वो आप हमें दे दो। आपके पास चप्पल पुराने आप हमें दे दो, हम नया उसको बना के बच्चों को पहना लेंगे। आपके पास कपड़े फटे हैं वो सिल के हमें दे दो, बच्चों को पहनाने के काम आएंगी। और आज भी ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं इस समय 4 बच्चे मेरे हाई स्कूल में हैं, और 14 बच्चे मेरे इस समय 6 क्लास में हैं, और 3 बच्चे मेरे 7th में हैं। ऐसी फर्स्ट से लेकर के तुम्हारे 190 बच्चे मेरे फर्स्ट से लेकर के आपके 5th क्लास तक हैं। ये सब स्कूल भी जाते हैं? ये सारे प्राइमरी स्कूलों में हमने, क्योंकि प्राइवेट में पढ़ाना आसान नहीं है, वहाँ की फीसें कौन इतनी भर पाएगा,
फिर आरटी के तहत दिक्कत ये हो जाती है कि अगर आप भर्ती करा भी देते हो किसी स्कूल में तो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जाते क्योंकि इनकी जो जातियां हैं वो घुमक्कड़ जाती हैं, एक महीने यहाँ रहे, एक महीने वहाँ रहे, एक महीने, तो बच्चों का स्कूल छूट जाता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। अब ये हो जाता है कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स के साथ बात कर ली और जहाँ बच्चा छूट जाता है वहाँ से हम कवर करा के उनको फिर स्कूल फिर से जोड़ देते हैं। तो ऐसे कर करके कहीं ना कहीं आज आप कभी देखेंगे तो उन बच्चों को इतनी अच्छी स्मार्ट लगती हैं। वो बच्चे जो पूरा भिक्षावृत्ति का गैंग चलाते थे हल्द्वानी के अंदर, भिक्षावृत्ति 10 बच्चों को एक साथ जोड़ के पैसा मांगे पार्टनरशिप में पैसा बांटते थे। वो बच्चे आज 6th क्लास में पढ़ रहे हैं। अब उनको शर्म आती है, अब कहते हैं कि मैम हमें ना शर्म आती है भीख मांगने में। तो बच्चे सुबह 9 बजे से पहले वो कूड़ा बीनने जाते हैं, उससे जो भी इनकम होती है अभी बीच में, अभी तक तो खैर मैं ही बुक्स दे रही हूँ उनको, किताबें हैं मैं दे रही हूँ, ड्रेस मैंने बनानी है, जूता मैंने देखना है, A to Z। बच्चा बीमार भी है तो वो भी मैंने देखना है। मतलब उनके माँ बाप ने पैदा करके उनको छोड़ दिया है, एक माँ की तरफ पालने की जिम्मेदारी मैंने ले ली। अपने बच्चे तो 2 पालने ही है, साथ में उन बच्चों को भी संभालना है। एक बच्चा अगर 4 दिन 5 दिन स्कूल अगर सेंटर नहीं आ रहा है, वीरांगना सेंटर, तो पता करते हैं बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। हमने कभी नहीं छोड़ा उन बच्चों को। कई बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में गए, बीमार हुए, नॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य की जानकारियां नहीं है। कई बच्चों के पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, जो कीड़े की दवाइयां नहीं खाई, 2-3 बच्चे एडमिट हुए। तो उनसे फिर अब तो लगातार हम हॉस्पिटल से हेल्प लेते हैं, सरकारी अस्पतालों से, कि महीने 6 महीने या 3 महीने उनको कीड़े की दवाइयाँ। तो मैम ये जो इन तबके के बच्चे होते हैं बड़ी मुश्किलें आती होंगी, क्योंकि मैं सुना एक तो लालच बस शुरू में तो आ जाते हैं, फिर एक शिक्षा भी एक ऐसी चीज है ना, दिलचस्पी हो जाए तो सही है, और नहीं हुई तो फिर तो आप एड़ी चोटी लगा दो तब भी नहीं पढ़ेंगे। तो फिर ये चीजों में बड़ा टिपिकल हो जाता होगा ना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। दिक्कतें क्या आती है, माएँ जो होती है इनका ही रहता है। अभी भी हम देखते हैं जो बच्चे हमारे 5th क्लास में पढ़ रहे हैं या 4th में पढ़ रहे हैं, तो उनकी माएँ हफ्ते में 4 दिन के स्कूल भेजना बहुत मुश्किल लगता है उन्हें। अब ये क्या होता है कि हमारी टीम है, 2 लोग हमारे फील्ड वर्क करते हैं, एक टीचर है हमारी, 3 कम से कम इसमें 7 लोग हम लोग कनेक्टेड हैं आपस में, 7 मेंबर हैं और ऊपर से 7 एम्प्लॉयज़ हैं, जिनमें से अभी 3 लोग वर्किंग कर रहे हैं, जो 2 आउटरीच है। आउटरीच कार्यकर्ता उनको सुबह 8:30 बजे वो फील्ड चले जाते हैं। फील्ड से जो सेंटर पड़ता है उसको सेंटर भेज दिया, और जो स्कूल जाता है उनकी माएँ उठती है ना, पापा उठते हैं ना, बच्चे उठे रहते हैं। लेकिन हमारी टीम उनके उठने से पहले उनके दरवाजे में खड़ी हो जाती है कि उठो, नहाओ धो और फ्रेश होके स्कूल को तैयार हो जाओ। और कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनको पता होता है कि मैम लोग आने वाले हैं, वो 5 मिनट पहले गायब हो जाते हैं। मतलब इतनी दूर भाग जाएंगे, ऐसी गंदी जगहों पर भाग जाएंगे, गंदगी में भाग जाएंगे। मैं तो कितनी बार चप्पल टूट गई है उनके पीछे, कहाँ भागी हूँ, रेलवे स्टेशन, कभी यहाँ कभी नीचे गड्ढे तक उनको लेने के लिए, और डांट डपट के जो है कैसे स्कूल जाना है तो जाना है। अब उनको एक वो हो जाता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मैं कहती थी कि आप ना 7 समुंदर पार भी छुपोगे तो वहां से भी मैं निकाल के लाऊंगी। ये बात याद रखना कि यहाँ से मैं छुप के वहां चलेगी, वहां से वहां चलेगी, मैं जहाँ जाओगे वही आऊंगी। सोच लेना मैं ये दरवाजे से नहीं लूंगी जब तक स्कूल नहीं जाओगे। तो ये भी एक वो हो गया, मतलब एक अपना खौफ भी उनके अंदर डाल दिया है कि नहीं हमें कहीं से भी उठाएगी ले, इससे अच्छा मजबूरी है कि स्कूल ही चले। अच्छा, हाँ। अब इंटरेस्ट आता है, अब इंटरेस्ट आते हैं। कई बच्चे इतने अच्छे हो गए हैं पढ़ने में। बच्चे तो एक ऐसी चीज है इनमें जिस चीज का नशा डालो वही नशा कहते हैं, जैसे ढालो वैसे ढल जाते हैं। घर का माहौल नहीं है। घर के माहौल को बनाने के लिए हमने महीने में एक मीटिंग पेरेंट्स के साथ हम लोग लेते हैं, जिसमें उनकी मम्मियों का जैसे डांस प्रोग्राम करा लिया, एक्टिविटीज करा ली, या तुम्हारे बच्चे उन बच्चों का डांस वगैरह तैयार करा दिया, उनको दिखा दिया देखो तुम्हारा बच्चा कितना अच्छा डांस कर रहा है। तो उनको अपने बच्चों की प्रतिभाएं देखने के लिए हम महीने में उनको इन्वाइट करते रहते हैं। ये देखो तुम्हारे बच्चे कितने अच्छे हो गए, ये पढ़ने में इसकी कॉपी देखो इतनी अच्छी राइटिंग हो गई। तो उनको फिर लगता है कि नहीं दीदी आप सही, खुश होते हैं, कहते हैं कि हम यहाँ आके मतलब अपने आप को भूल जाते हैं कि हम इस तबके के हैं या ऐसे रहते हैं। उनको लगता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम गरीब तो हैं ही, गरीब के साथ साथ हम लाचार भी हैं। ये चीज उनको फीलिंग्स है हमेशा से कि हम किसी काम के नहीं है। तो हमने ये बोला कि आप हर काम कर सकते हो, लेकिन उसका एक तरीका होता है। साथ मिलके चलो, कहीं 2 कदम, कहीं ना कहीं 1 कदम तुम चलोगे 1 कदम हम, तो 2 कदमों में कहीं ना कहीं आपकी भी जिंदगी बदलेगी, हमारी सोच बदलेगी, समाज की सोच बदलेगी। जो आज मार्केट के अंदर लोग ठेले वाले हैं, आपके दुकानदार हैं,
तो कूड़ा बीनने वाले बच्चों को गालियां देते हैं कई लोग मारते हैं, डंडा जो हाथ पड़ा उन चीज़ों से उनको पिटते हैं। लेकिन आज के डेट में जब वो उनको स्कूल जाते हुए यूनिफॉर्म में देखते हो कि ये बच्चे ऐसे ही ऐसे निकलेंगे, जब उनको मैं बताती हूँ नहीं ये स्कूल जाते हैं, उनकी फ़ोटो दिखा दी या उनको जाते हुए बोलती इतने बजे जाते हैं आप देखो, देखते तो खुश हो जाते हैं। खुश हो जाती वही बच्चे अगर ड्रेस चेंज करके 4 बजे कूड़ा बीनने जाते हैं तो कहते नहीं बच्चे स्कूल पढ़ती है। अच्छा, तो अपना काम नहीं छोड़ते हैं। हाँ, नहीं काम नहीं छोड़ेंगे। आपने टाइमिंग क्या रखा हुआ है? टाइमिंग हमारा सेंटर का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 2:30 बजे तक। और जो स्कूल का टाइमिंग है वो तो फिर 9:30 बजे से 3:30 तक है। हाँ, स्कूल आप लोग उसमें पढ़ाते जैसे हाँ, आपने कहा कई स्कूलों में हमने एडमिशन भी करा दिया हाँ, है। 4 स्कूल हमने सेलेक्ट किए हैं मार्केट के। एक तो रेलवे बाजार हो गया, चौक बाजार हो गया, क्षमता युग आश्रम, रामपुर रोड, 4 स्कूल है। चारों स्कूलों में जो बच्चा जिस उम्र गया है उसको बेसिक सिखाना, उसको बेसिक पूरा प्रिपेयर करना, उठना बैठना चलना फिरना सारी चीजें हमने सिखानी, सारी व्यवस्थाएं देनी है। बकायदा वो स्कूल जाने कहता है, खुद कहता है कि मुझे स्कूल में भर्ती करा दूं। स्कूल भेजने के बाद पूरा यूनिफॉर्म पूरा ताम झाम उसका तैयार रखना है, कहीं से भी व्यवस्था करूं लेकिन करना है मुझे कि कल बच्चे को स्कूल भेजना। हाँ, मुझे सारी चीजें उससे क्रेज रहता है कि मुझे नई ड्रेस मिलेगी, नया बैग मिलेगा, नई कॉपी किताब, नई पेंसिल मिलेगी। और उनके फिर पूछा जाता है कि तुम्हारे जो लोग हैं वो तुम कहाँ कौन से स्कूल में जाना चाहते हो। उनका अगर पता, अब तो सारे बच्चे इतने होशियार हो गए हैं कि वो पहले टारगेट बना लेते हैं मैं चौक बाजार में एडमिशन लूंगी, मेरी दोस्त वहाँ पढ़ती है, मैं वहाँ लूंगी। क्रेज उनको है। अब उनका एक ग्रुप बनाया, ग्रुप का भी एक लीडर बना रखा हम लोगों ने कि अगर एक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा ग्रुप लीडर को सजा मिलेगी। हाँ, तो मैं बोल देती हूँ जो स्कूल नहीं जाएगा 60 डंडे पड़ेंगे हाथ में, इसलिए 60 डंडे खाने से बचने के लिए वो रोज स्कूल चले जाते हैं। हाँ, फ्राइडे वाला दिन जो होता है जैसे उनका अपना धर्म के प्रति जो लगाव है उनसे फिर तो हम लोग भी फोर्स नहीं करते हैं। और फिर ये होता है कि आपस में बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, कोई चीज़ अगर उनको सिखाने लगो तो बड़े लगन से सीखते हैं। और सेंटर में लाके फिर उनको एक्टिविटी, उनका डांस, जिस चीज़ में उनका मन है उन प्रतिभाओं को निखारने का काम भी हम लोग करते हैं। कई लोग डांस एकेडमी वाले कई लोगों से रिक्वेस्ट भी करी थी मैंने बीच में कि इनको एक ग्रुप डांस सिखा दो। हाँ, वो भी सीखा हुआ है बच्चों ने। कई बार प्रोग्राम होता है तो बच्चे परफॉर्मेंस देने भी जाते हैं, खुद कहते हैं नहीं मैम मैं जाऊंगी। हमने देखा है इनमें बहुत प्रतिभा होती है, उसको बस निखारने वाले चाहिए ना। तो फिर मैम तो एक चीज में और मेरे मन में एक विचार आया आपके लिए कि जो ड्रेस पहनते हैं आप एक रूटीन से, जो आपने ड्रेस, तो ये घर जाके प्रेस वेस करके दोबारा धो के आते हैं, साफ सुथरे बन के आते हैं? साफ धो के। कई बार ऐसा होता है कि मैंने इनकी ड्रेसेस सिली है, मैंने घर में मशीन लगा के इनके कपड़े धोए हैं। कहते कि मैम पानी नहीं आता इतने दिनों तक, हम नीचे नदी में जाते हैं। कई कहते हो दूसरे दिन कह जूता दिया होता है, कहते कि हम जूता धोने लगे थे वो नदी में बह गया। तो बताओ, मतलब बहाने बहुत होते हैं लेकिन बचोगे नहीं, बहाने बहुत होते हैं। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं फिर उसको बोलते हैं कि नहीं पहले तो जूता कैसे चला गया, तुम वहाँ क्यों लेके गए धोने के लिए। बहुत चीजें सिखाना होता है, सीख जाते हैं बच्चे। आज की डेट में ये है कि एक बच्चे को एक जोड़ा जूता दे दिया तो पूरा 1 साल चलाएगा वो। ये उनको टारगेट दिया हुआ है, 1 साल से पहले किसी को जूता नहीं मिलेगा, चाहे नंगे पैर आओ चाहे कैसे आओ। तो उनको रहता है कि नहीं। और चप्पल इतना है कि लोग हमें, कई लोग एनिवर्सरी या फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने आते हैं तो रिक्वायरमेंट के लिए पूछते हैं। उनको बोल दिया कि हमें 20 बच्चों के लिए चप्पल चाहिए या 20 बच्चों के लिए अभी जाड़े के दिन आपके वहाँ पुरानी स्वेटर हैं। और मैं सोचती कि केक और ये चिप्स ये सब चीजें लाने से अच्छा आप हिंदी की कॉपियाँ दे दो। 3-in-1 वाली कॉपियाँ ज्यादा बेस्ट है। पेंसिल के बॉक्स दे दो आप उन्हें। और जो भी इनके लायक जो जरूरत की चीजें है। बाजार में भी आएगा कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने भिक्षावृत्ति नहीं छोड़े, इनके माता पिता उनको भिक्षावृत्ति के लिए फोर्स करते हैं, वो बच्चे भी, लोगों के बीच में भी हमने जागरूकता फैलाई कि आप जो है ऐसे बच्चों को पैसे देने के बजाय आप 3-in-1 वाली कॉपियाँ दे दो, आप हिंदी की कॉपियाँ दे दो, आप एक पेंसिल खरीद के दे दो। अब पेंसिल भी तो आप डोनेट कर सकते हो ना, पेंसिल दे दो। आप पैसे ही क्यों डोनेट कर रहे हो? क्योंकि उन्हीं पैसों से उनकी माएँ घर में अपना घर का खर्चा तो जो भी चलाती है, साथ में शाम को उनके पिता दारू बत्ती के आसपास मिल जाएंगे। वो दारू पीते हुए में कहाँ से आया पैसा कि बच्चा दिन भर भीख मांग के ला रहा, शाम को पिता के हाथ में, पिता क्या करेगा, वो तो दारू पिएगा, है ना। तो कई कंडीशनें बहुत बुरी है। कहीं माएँ भी दारू पीती हैं, उस बस्ती में अगर हम जाते हैं तो पान वान चबाना, कहाँ से आएगा इनका खर्चा? ये सारा बच्चे भिक्षावृत्ति से तो लेके आते हैं। आप देखें कि बस अड्डे में एक समय था कि हजारों की तादाद में थे, एक समय है कि आज 2 बच्चे देखना मुश्किल हो जाता है।
और ऐसा नहीं कि आज की डेट में हल्द्वानी क्या पूरे उत्तराखंड में लोग आज हम पहचान रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मुझे फोटो भेज देते हैं कि आपका ये बच्चा, और हमने पूछा आप गुंजन मैम को जानते हो, आपका ये बच्चा क्या भिक्षावृत्ति आपके वहाँ पढ़ता है, तो बच्चों को दिखा देती है, देखो अब तुम कहीं भी अगर चोरी छुपी भी भिक्षावृत्ति करोगे तो ये तुम्हारी फोटोज आ जाएगी। उनकी माएँ मानने को तैयार नहीं होती, वो कहती कि आपका बच्चा भिक्षावृत्ति कर रहा है, आपने स्कूल क्यों नहीं भेजा। जिस टाइम पर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे भीख मांगने जाते हैं, कूड़ा बीनने जाते हैं, तो हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं। मैं अपने बच्चे को 7 बजे स्कूल भेज के तुम्हारे बच्चों को लेने आती हूँ, तो तुम सुबह उठ के क्यों नहीं इनको रेडी कर देती हो। करना क्या है, सारी व्यवस्थाएं हमने देनी है, आपने इस बच्चे को रेडी करना है, आपने और कोई मेहनत नहीं करनी है। उसके बाद भी माएँ भी मेहनत करने को तैयार नहीं होती है। अब एक जनसंख्या इतनी है कि परिवार 9-9, 10-10 बच्चे हैं, छोटे से छोटा सबसे बड़ा बार बड़े के ऊपर डाला जाएगा। बड़ी बच्चे अगर स्कूल पढ़ती है तो कहेगी वो छोटे को संभाल लेगी, वो कहेगी उसको संभाल लेगी। क्या इन्हीं चीज़ों के लिए थोड़ी इन बच्चों की लाइफ है। तो फिर इसका मतलब बच्चों में काफी इम्प्रूव हो रहा है बच्चे, हाँ, कि हम शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। तो फिर इस तरह के अभी आप बोल रहे हैं हाई स्कूल तक बच्चे पढ़ रहे हैं तो बड़े ही हुए, तो ये नशाखोरी वगैरह की तरफ तो नहीं है इनका रुझान कि हम लोग चुपके रात को जाके चुपके से जो सूंघने मुंगने के बच्चे यही करते हैं। हाँ, तो इस तरह के बच्चे तो नहीं होंगे आपके यहाँ पर? मेरे पास 7 बच्चे थे ऐसे। 7 बच्चों में से एक बच्चा नरेंद्र भी था, और जो उसके लिए भी मैंने सुबह उठते ही 6 बजे उसके बस्तियों में दौड़ लगाई। सुबह उठते ही हाथ मुँह धोए बिना भी मैं बस्तियों में घुस जाती थी। कि कई लोगों ने बताया कि नरेंद्र या कई अन्य बच्चे ऐसे हैं छोटे छोटे जो नशा करते हैं। नेपाली बस्ती वाला तो टोटली नशे की चपेट में आ चुका है इस समय। वहाँ अच्छे बच्चों का भी जीवन बर्बाद हो रहा है। तो नरेंद्र जो है छोटा सा प्यारा सा बच्चा 5 साल की उम्र का, वो मतलब सोचो अपनी पैंट तक नहीं संभाल पाता, वो नंगे पैर ट्यूब सॉल्यूशन देखा होगा, व्हाइटनर, ये सूंघने के लिए दौड़ पड़ता था। और मैं उसे सारा 1-2 घंटे सुबह जो है उसको ही ढूंढने में लगा दी थी कि कहाँ गया। और कई बार वो थोड़ा कंडीशन में मिलता था, मार्केट में घूमते हुए मिलता था मुझे। कई बार ये अपने घर में बोलता, मैं गुंजन मैम के घर में प्यार से लाती थी, उसे नहलाती थी, खिलाती पिलाती, प्यार। माँ भी थी माँ, लेकिन बहुत लापरवाह थी। पापा उसके कहीं शॉप पे काम करती थी। फिर कहीं न कहीं इस बच्चे का मेरे को भी बड़ा उस बच्चे से लगाव था, उसको भी थोड़ा एक लगाव सा मुझसे हो गया था। तो कहीं भूख लगती थी, गुंजन मैं आवाज़ लगाता था मेरे घर के नीचे, गुंजन मैम भूख लगी है, तो फिर खाना खाता था, मेरे बेटे के साथ खेलता था। धीरे धीरे फिर हमने जैसे तैसे बात करके, CWC की माँ भी छोड़ के चली गई थी, पापा नहीं संभाल पा रही थी, CWC से बात करके उस बच्चे को अल्मोड़ा शिशु सदन भिजवाया। तो 2 या 3 साल वो वहाँ रहा। आज आप बिलीव नहीं करोगे, बच्चा कक्षा 5 में पढ़ता है। काफी बच्चा कक्षा 5 में पढ़ता है, सुधर गया है। हाँ। अब वो नशा नहीं करता, अब उसका केवल पढ़ाई की तरफ ध्यान है। जब भी वो खाली पे बैठते हैं तो तब भी वो किताब लेके बैठता है, और कहीं भी चलते फिरते भी वो किताब लेके चलता है। मतलब इतना उसको शिक्षा के प्रति लगाव। तो अब वो अपने पापा के साथ रहता है, माँ नहीं है, उसकी माँ पहले ही छोड़ के चली गई थी। तो फिर अब काफ़ी अच्छा हो गया है। बाकी 6 बच्चे और हैं जिनको नशे की तरफ 1 या 2 महीने ये लोग नशे की आगाज में रहे होंगे। उसके बाद फिर हमारे से अगर कांटेक्ट हुआ तो फिर हम लोगों ने इनका। तो मैम ये जो आपने बच्चों को पढ़ाने की जो ये काम करते हैं, ये घर पे ही कोई खास बिल्डिंग या रेंट में ले रखा है, कहाँ से करते हैं? हाँ, और इसमें आप लोग के साथ कौन कौन सहयोग करता है, और अपने घर से कितना सहयोग मिलता है हस्बैंड का इस विशेष तौर पे, क्योंकि आपके अपने बच्चे भी अभी छोटे ही हैं नहीं? तो थोड़ा सा उनके बता दीजिए कि यह कैसे आप ऑपरेट करते हैं चीज़ों को। एक्चुअली कहते हैं ना कि जब किसी भी काम को शुरू करो सबसे पहले परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में मेरी माँ जो है, मेरी मम्मी ने इतना संघर्ष देखा। तो मेरी माँ जो थी पहले शुरू जब मैं बहुत छोटी थी तो उस मेरी माँ फ्री में लोगों के लिए स्वेटर भी नहीं, बेचारी के पास स्वेटर नहीं है, इसके लिए स्वेटर बिन के दे दो, इसको ये दे दो। खुद अपनी कंडीशन ऐसी तो दूसरों के लिए फिर भी सोचती थी। तो बाद में भी हमेशा मम्मी को मैंने दूसरों की मदद करते हुए देखा है, अपनी माँ को हमेशा उसके लिए दया खाते हुए, कभी उसके लिए दया। तो ये चीज़ें मेरी मन में आई कि मम्मी ऐसा करती है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें सीख, कहते हैं माता पिता से बच्चे सीखते हैं, अपने पारिवारिक माहौल से बच्चे सीखते हैं। तो मेरा जो पारिवारिक माहौल हमेशा ये रहा कि दूसरों की मदद करना। तो मम्मी से भी मैंने यही सब चीज़ें सीखा। और दूसरा फिर वर्तमान अभी मैंने जैसे पंजाबी फैमिली में शादी करी है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक डर था कि भाई मुझे इस काम को करने देंगे नहीं करने देंगे। शुरू में जब स्टार्ट किया था तो ससुर जी कहते थे कि भाई भिक्षावृत्ति वाले बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चे कैसे पढ़ाओगे, यहाँ बिल्डिंग में आएंगे, हल्ला मचाएंगे, भाई चोरी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें।
तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत फोर्स किया, लेकिन मन ये था कि चाहे कोई कितना विरोध कर ले, लेकिन जो जिद पकड़ लिए, जो जुनून मेरे मन में है उसे मेरे पूरा करना है। इतना है कि मैं सोचती थी कि कोई नुकसान किसी का ना करे, और बाकी हम अपनी मेहनत से और बच्चों की एक सोच के साथ मिलकर एक अच्छा रास्ता हम आगे निकालें। वो चीज़ मैंने अपने ही एक गोदाम में शुरू की थी, जो रेंट पे लगा के वर्तमान में 10-15 हज़ार का आराम से बिक जाता। उसको हमने रेंट पे न देके बच्चों की एजुकेशन के लिए यूज़ किया। और एक सेंटर है, 2 रूम हमने और रेंट पे ले रखे हैं अपने वहीं पर, और एक में ऑफिस है, एक में बच्चों का टीचिंग रूम है, नीचे एक्टिविटीज़ रूम है। इसमें बाल कल्याण समिति के साथ भी हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अस्थायी मान्यता हमें मिली है अभी। अब उनके माध्यम से आ सकते हो, अपने बलबूते पर अपने माध्यम से काम करते थे, लेकिन अब जो है हम उनके माध्यम से उनके साथ मिलके काम करेंगे। ये भी एक अच्छा हमारे लिए एक रास्ता है, क्योंकि हमको सबसे बड़ी दिक्कत आती है आर्थिक स्थिति के लिए, आर्थिक कि भाई टीचर रखनी है तो उनके लिए सैलरी कहाँ से व्यवस्था हो पाएगी, बच्चा बीमार है तो मेडिसिन की व्यवस्था कहाँ से होगी, या स्टेशनरी की कहाँ से होगी, स्कूल भेजना है तो ड्रेस कहाँ से आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए एक चुनौती बना है। इतना है कि हल्द्वानी में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो हमको लगातार सहयोग कर रहे हैं। तो लंदन एरआर के सीईओ राज भट्ट जी हैं, जो इस समय पूरे उत्तराखंड के लिए सोचे कि हमारे लिए तो उत्तराखंड के रतन टाटा के नाम से मैंने उनको नाम दिया हुआ है। बहुत अच्छे, मतलब वो हमेशा मदद करते हैं, फंडिंग की मदद करते हैं। और एक SK गुप्ता नर्सिंग होम, डॉक्टर मृदुला गुप्ता जी, तो वो हमेशा हमें फंडिंग की हेल्प करती है, और जिनको लेके हमको और कुछ मैं अपनी सैलरी से जो है आधी सैलरी जो है वीरांगना को इधर उधर दान करती थी पहले, तो वो इधर उधर न करके अपने ही सेंटर को डोनेट कर देते हैं। तो इस समय आपके पास कितने बच्चे हैं और अभी तक कितनों को शिक्षा दे चुके हैं? सेंटर में 25 बच्चे हैं, टोटल मिला के हमारे पास 233 बच्चे इस समय वीरांगना संस्था के जो कनेक्शन में है, जो जुड़े हुए हैं, 233 बच्चे हैं। वो टोटली बाल श्रम वाले बच्चे हैं, जो इस तरह से श्रम करते हैं। होटलों में काम करने वाले 5-6 बच्चे हैं ऐसे, जो होटलों में काम छोड़ के अब पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं लगातार, उन्हें नेपाली बस्ती वाले बच्चे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस सेंटर को चला रहे हैं। आर्थिक की जो दिक्कत आती है वो हमारे लिए चुनौती भरा है, और ईश्वर की कृपा से हमारा मन साफ था कि ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमें कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आई। लोग आपका सहयोग करते हैं? हाँ, कि लोग सहयोग करते हैं, परिवार भी सहयोग करते हैं, और समाज के लोग भी। किसी को भी बोल दो आप कि हमें ये चाहिए, तो मतलब मना नहीं करते किसी चीज़। आप खुद बोलते हैं कि आपको कुछ भी चाहिए आप फ़ोन करना, लेकिन किसी से मांगने में अजीब सा लगता है। आपको कोई अपनी श्रद्धा से कुछ दे जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, उनको मैं कहती हूँ कि पहले आप देने से पहले आप देखो, आप आओ कि कैसे बच्चे पढ़ते हैं, कैसे हम चलाते हैं, पहले सारी चीज़ों की जानकारी आप हमसे ले लो, फिर उसके बाद सोचना है कि हम आपको क्या दें, फिर पूछना कि हम आपको क्या दें। आपको खुद समझ में आ जाएगा इनको क्या चाहिए और हमें क्या देना चाहिए। तो ये चीज़ें हम लोगों से कहते हैं कि आप टॉफ़ी मत लाओ, बिस्किट मत लाओ, आप चिप्स मत लेके, आप केक मत लेके आओ, आप इन चीज़ों के बदले एक डब्बा पेंसिल हमें दे दो, है ना। 2 बच्चों के पैर में चप्पल है नहीं, 2 जोड़ी हमें। तो मैम ये तो आपके बच्चों की बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कहते हैं बाल है और भिक्षा है, ये तो अगर आप पढ़ लोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं पढ़ोगे तो ये तो करना ही करना है फिर। तो मैम जैसे कि आप बच्चों के बारे में बता ही रहे हैं, तो एक नशा और छोटे बच्चों में हम अभी भी देख रहे हैं, जैसे कि शासन प्रशासन ने भी ये मुहिम छेड़ी हुई है कि जो बच्चे हैं, वैसे तो हमारे युवा भी आज इसके पीछे नहीं रहे हैं, लेकिन जो बड़ा नाजुक सन होता है बच्चों का होता है ना, बच्चे और युवा दोनों ही जो हमारे देश की सीढ़ी क्या कहते हैं, बड़ा मजबूत पक्ष है। तो इनके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को कभी भी किसी गलत आदत की तरफ ना जाने दें, और फ़ोन तो इस समय ऐसा एक माध्यम बन गया है जिससे बच्चे बिल्कुल भी एक रोग लग गया, फ़ोन का रोग लग गया है। उन चीज़ों से दूर करते हुए किताबें, हमेशा ये सोचना चाहिए कि किताबें ना हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। जीवन में माता पिता तो अच्छे होते ही हैं क्योंकि हमारी पहली पाठशाला है, लेकिन हमारा जो दूसरा पक्ष है वो है किताबें। और किताबें आपको जीवन की किसी भी जगह कोई भी परेशानी आती है, आप सकारात्मक किताबें पढ़िए, आपको अपने आप रास्ता मिलने लगेगा। आप हमेशा सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए। कभी नेगेटिविटी अगर आती है, नेगेटिविटी अगर
सोच भी आती है तो उसको हमेशा सकारात्मक जैसे इनके माध्यम से अच्छा काम करने का प्रयास। और मुझे तो लगता है कि किसी को कोई डिप्रेशन वगैरह कुछ लगता है तो आप मेरे वीरांगना सेंटर में आ जाओ और 4-5 दिन पढ़ा लो, वैसे ही आप सकारात्मक हो जाओगे। वास्तव में बच्चों के साथ बच्चों को खिलखिलाते हुए देखना, सड़कों पे आपने नंगे पैर रोते हुए कटोरे लेके या घूमते हुए या तड़पते हुए उनको देखा होगा। कभी आप वीरांगना सेंटर में आप उनको हंसते हुए देख लोगे तो आपके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाएगी। ऐसा मेरा वीरांगना सेंटर है। एक तरफ से मेरे लिए वो मंदिर है, लोग दर्शन करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, मैं कभी दर्शन करने के लिए मंदिरों में नहीं जा पाती हूँ। मैं इसलिए नहीं जाती हूँ, मैंने अपने वीरांगना सेंटर को ही मंदिर समझ के रखा हुआ है, मैंने उन बच्चों की सेवा को ही अपना भगवान समझ के रखा हुआ है। तो यही मेरा एक अंदर से वो है कि आप भिक्षा नहीं शिक्षा दो अभियान को हमेशा सफल बनाएं। ये शासन प्रशासन की मुहिम तो है ही, साथ में हमारी अंतरात्मा से भी हमेशा यही वर्ड निकलना चाहिए, किसी भी बच्चे को भीख ना दें, क्योंकि भीख दे के आप उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आपका एक दिया हुआ सिक्का पूरे, आप तो पुण्य कमाने की ओर में सिक्का दे देते हो, लेकिन एक सिक्का उनका पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है। इस चीज़ को आपने समझना होगा। इस मुहिम को चलाने के लिए आप भले आप कैसे ही मुझे सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये सहयोग आपने अवश्य करना है कि बच्चे को किसी भी कंडीशन में सार्वजनिक स्थल में कहीं पर भी आपने भीख नहीं देनी है, चाहे वो कितनी ही विकट परिस्थिति में आपको नजर आता हो, आपको बिल्कुल नहीं देनी है। अगर आपको लगता है कि इन बच्चों के लिए कुछ करना है, अगर आपको लगता है कि हमें डोनेट करना है, दान करना है, आप वीरांगना सेंटर में आके आप इनके लिए स्टेशनरी है, आप इनके लिए चप्पल है, या फिर जो कुछ भी आपको लगता है कि हमें दान करना चाहिए या फिर हमें पुण्य ऐसा करके पुण्य कमाना चाहिए, तो आप जरूर कीजिए। आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। वो उनकी दिशा को, उनका जीवन बर्बाद करने वाला नहीं होना चाहिए। और ये हमेशा भीख देख के तो हम उनका लाइफ खराब कर रहे हैं। पूरा जो लाइफ शिक्षा ऐसी जरूरत की चीज है, जो कुछ अगर पढ़ लेंगे तो कुछ बनेंगे। बस आप तो अपने बच्चों से आशा लगा रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लेके विदेश घूमा है या देश में नाम करे, कि आप उन बच्चों के लिए भी तो सोचिए। आप 5 मिनट का समय सोच के एक बच्चे को गोद ले लीजिए, ऐसे एक बच्चे को गोद लीजिए, एक बच्चे की शिक्षा का खर्चा उठाइए। खर्चा क्या उठाना है, उन बच्चों के लिए स्टेशनरी है, 1 साल भर की स्टेशनरी उनको दे दी, बैग ले दिया, ड्रेसें दे दी, तो ये चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। मूलभूत जरूरत यही हुई, तो मूलभूत जरूरत है यही है। पैसा देके तो आप उनके मन में लालच भर रहे हो, आप अपने लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो, उनके लिए तो कर ही रहे हो, उनका तो जीवन बर्बाद है। कल के दिन वो आपके लिए आपका भी जीवन बर्बाद करेंगे, आपके घरों में नशा करेंगे, आपके घरों में चोरियां करेंगे, आपका सामान उठा के ले जाएंगे। आप मार्केट आओगे, आपका सामान 2 मिनट में गायब हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। उस वक्त तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में जो है शिक्षा इन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और भीख नहीं देना है किसी भी कंडीशन में। बच्चों को किसी भी परिस्थिति में भीख देना ही नहीं चाहिए। ये मेरा संदेश हमेशा एक समाज के लिए रहेगा। ये थी हमारी गुंजन बिष्टू अरोरा जी। हाँ, तो मैम ने जैसा कि बताया कि शिक्षा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको भी इस तरह के बच्चे दिखते हैं कि जैसा कि बाल श्रम या भीख मांगते बच्चे, ये इनकी ज़रूरतें नहीं हैं, इनकी ज़रूरतें हैं शिक्षा और इनका पहनना ओढ़ना। तो इसी तरह हमारे गुंजन अरोरा मैम से आप कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आपको हम इनका नंबर भी दे देंगे। बस यही थी आज की हमारी मुलाकात मैम से। तो आगे भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।